नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का, क्योंकि अर्थशास्त्र का जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था सारा कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज चलते हैं ज्योग्राफी भूगोल का पहला चैप्टर का और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है केमिस्ट्री फिजिक्स। जो जो भी महत्वपूर्ण है सबका ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो करते हैं। तो ये रहा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेल्लोर जो जगह है यहाँ पर ही कौन सा खनिज सबसे ज्यादा होता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लौह अयस्क, हीरा। साइड हट जाता है, बताइए यहाँ तक पहला का क्या है आंसर। तो नेल्लोर में क्या जाता है सबसे ज्यादा? अभ्रक। नेल्लोर में सबसे क्या पाया जाता है? अभ्रक, माइका जिसको बोलते हैं MICA, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है नेल्लोर क्षेत्र में, है ना। अभ्रक जो देखते होंगे, बहुत बार देखे होंगे, वो अबीर और में चमचम जो करता है, इसका बहुत और भी जगह उपयोग होता है अभ्रक का। इसके यहाँ पर ही नहीं इसका यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है अभ्रक का। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? ये बुक पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे। भूगोल का देखिएगा दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में, देखिएगा चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है, तो उसमें देखिएगा पढ़ाया हुआ है जोहान्सबर्ग जो है वहां पर पृथ्वी सम्मेलन तो कौन सा हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, कौन सा हुआ था? तो यहाँ पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में। ये साउथ अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग। 2025 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए तृतीय सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ये दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग। यह सम्मेलन 1992 से रियो डी जेनेरो में हुआ पहले पृथ्वी सम्मेलन की प्रगति की समीक्षा करने और सतत विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। मतलब इसका लक्ष्य था, इसके पहले एक रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक शहर है, नाम सुने होंगे, अच्छा शहर है वो भी। तो वहां पर ही पृथ्वी बचाने का, जिससे देखिए पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं पॉल्यूशन है ना हर जगह। तो उसके कारण धरती क्या है? खतरे में है। तो धरती खतरा होगा तो धरती थोड़ी खतरा होगा, हम लोग का भी खतरा होगा, नुकसान होगा। तो उसी को जांचने के लिए कि जो सरकार सब देश अपना नियम कानून है वो पालन कर रहा है कि नहीं, धरती का वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो घट रहा है कि नहीं, है ना, वो सब लगाम लगा रहा है कि नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए सरकार के। तो उसी के लिए ये सम्मेलन किया गया था तृतीय। दूसरा देखिए जोहान्सबर्ग में किया गया था, वो तृतीय सम्मेलन था। गंगा मैदानी, गंगा का जो मैदान होता है, मतलब गंगा का जो क्षेत्र इलाका समझ सकते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? खादर, बांगड़, रेगड़, इनमें से कोई नहीं। जलोढ़ मिट्टी का एक नाम, एक तरह से पर्यायवाची बोल सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बता सकते हैं, है ना? तो बांगड़ बोलते हैं। जलोढ़ को ही क्या बोलते हैं? बांगड़। क्या बोलते हैं? बांगड़ बोलते हैं, समझ गए ना, बांगड़। ये बी नंबर है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा बांगड़। जलोढ़ मिट्टी ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है। ये क्या है? एक बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी ना। गंगा के पुराने मैदान क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ बोलते हैं। और एक खादर भी होता है। जलोढ़ की मिट्टी के प्रकार देखिए क्या होता है, एक होता है बांगड़ और एक होता है खादड़, ठीक ना, इसको भी याद कर लीजिएगा। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगड़ के बारे में, तो ये ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं खादड़ बांगड़ के बारे में। अगर जो आया तो, अगर दोनों आ जाएगा तो बड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सब्जेक्टिव, बड़ा सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं। यह बाढ़ के मैदान से दूर ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। यह जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, यह कम उपजाऊ होती है। जो बांगड़ होता है क्या होता है? थोड़ा कम उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें कंकड़ और चूने के जमाव अधिक होते हैं। जो बांगड़ होता है उसमें क्या होता है? कंकड़ पत्थर होता है, मतलब मट्टी की मात्रा कम और कंकड़ पत्थर वो सब जो अलल जुलूल होता है ना, उसको ज्यादा हो जाता है, चूना उना। खादड़ यह नई जलोढ़ मिट्टी होती है। यह नदी के किनारे निचले बाढ़ के, मतलब नदी के जस्ट में पाया जाता है ये वाला मिट्टी खादड़, है ना। खादड़ क्या होता है?
नदी के जस्ट किनारे पाया जाता है। और ये क्या होता है, नदी अपने साथ मिट्टी लाई, पानी सूख गया तो वो बन गया ना वहां पर। जहाँ हर जगह नई मिट्टी, हर मतलब हर साल क्या होता है, देखते हुए गंगा नदी क्या आती है, समय के साथ साथ सूख जाती है, फिर बरसात आता है, फिर आती है, तो वो मिट्टी नई नहीं लेकर आती है, तो उपजाऊ मिट्टी हो जाती है ना वो, यह बहुत उपजाऊ होती है। फिर तीसरा था रेगड़, है ना। बांगड़ क्या होता है, कम उपजाऊ होता है, ये नदी से बहुत ज्यादा दूर होता है, इसमें पानी की मात्रा कम होती है, कंकड़ पत्थर रहती है इकट्ठा होल, तो ये कम उपजाऊ होती है। और खादर क्या होता है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि ये नदी के हर साल नया नया इस पर मिट्टी ला ला कर रख लिया जाता है। यह काला मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल को बोलते हैं रेगड़ मिट्टी, रेगुड़ भी बोलते हैं उसको का स्थानीय नाम, जो मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती है, ना कि गंगा के मैदान में। याद रखिएगा, रेगड़ कहाँ पाया जाता है, दक्कन के पठार में। और खादर बांगड़ जलोढ़ मिट्टी नदी के किनारे, है ना। रेगुड़ अभी जस्ट पढ़े थे, देखिएगा दक्कन के पठार में पाया जाता है। रेगुड़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है, रेगुड़ जो मिट्टी है प्रकार टाइप का, वो कहाँ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, बताइए कहाँ पाया जाता है रेगुड़ मिट्टी, है ना। 4 नंबर कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा, रेगुड़ मिट्टी, है ना। ऑप्शन में चेंजेस किए, थोड़ा सा पहले लंबा होता था, अब इसको दे दिया ताकि आंसर को टिक करने में आसानी हो गए। रेगुड़ मिट्टी कहाँ है, देखिए दक्कन के पठार, तो दक्कन के पठार कहाँ है, महाराष्ट्र, कई राज्यों में इसका विस्तार है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसका ज्यादा विस्तार है, तो वहीं पर ये पाया जाता है ना। और वहाँ के अलावे भी देखिए कहाँ कहाँ, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ भाग में भी ये रेगुड़ मिट्टी पाया जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए एकदम सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है ना, इसलिए इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा इसका। लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सी मिट्टी अनुर्वर, मतलब अनफर्टाइल, खराब, बंजर हो जाती है? लोहे की अधिक, लोहा का मतलब ये लोहा नहीं, उसका कण होता है, देखते पानी उनी भी रहेगा, लोहा या सल्फर तक लाल पानी हो जाएगा थोड़ा देर रखने के बाद, या पीला हो जाता है। तो उसी तरह से मिट्टी में भी अगर लोहे की, आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, वो छोटे छोटे कण होते हैं, पूरा महीन, पता भी नहीं चलेगा, तो उसके कारण मिट्टी क्या खराब हो जाता है, अनुर्वर क्या हो जाता है, अनफर्टाइल, बंजर, बैरन हो जाती है, हो जा रही थी। कौन सी है वो, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ये मरुस्थलीय है, तो लेटराइट हो जाती है, लाल हो जाती है इसके कारण, लोहे के कारण ये मिट्टी कैसे हो जाती है ना, ये वाला सी आंसर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, सी, है ना। लोहे का अधिक मात्रा क्या होती है, लेटराइट, याद कर लीजिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है, अब पूछा भी जा सकता है। अनुर्वर हो जा रही है, यह मिट्टी कृषि के लिए कम उपजाऊ होती है, जो लेटराइट मिट्टी अब उपजाऊ हुए अनुर्वर होती है, कोई उपजाऊ करेगा इसमें, हाँ घर बना सकता है, फैक्ट्री बना सकता है यहाँ पर, लेकिन इसमें चाय, कॉफी, काजू और टेपियोका जैसी विशिष्ट फसलें उगाई जाती है। इसका उपयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। अच्छा, जो देखते हैं ना ईंट, इसी मिट्टी से बनती है, लेटराइट मिट्टी से ईंट बनती है। और भी बहुत सारे, काजू, कॉफी, क्योंकि उर्वरक कम है तो दूसरा चीज इसका यूज होता है इसके जगह पर। ब्रह्मपुत्रा नदी सुने होंगे नाम, नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत अभी चाइना के कब्जे में है ना, नेपाल के ऊपर है, मतलब भारत के उत्तर में बोल सकते हैं। चीनी मैप का नक्शा देखिएगा तो वहां पर चीन उसको अपना कब्जा कर ले, भारत उसका विरोध भी नहीं करता है। तो तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्रा नदी, मतलब देखिए यहाँ से ऊपर देखिएगा भारत का नक्शा, तो यहाँ हिमालय से, चीन से होते हुए तिब्बत, वहाँ तिब्बत है, मगर वो चाइना हड़प का बंद कर लिया। इधर से फिर देखिएगा, इधर भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री होती है, फिर असम से होते हुए, इधर बांग्लादेश से होते हुए क्या होती है, इधर कलकत्ता की तरफ, है ना, उधर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पर ही अरुणाचल प्रदेश में इसका अलग नाम है, ठीक है। फिर यही बांग्लादेश में आती है तो इसका अलग नाम है। भारत में हम लोग इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, तो तिब्बत में इसका अलग नाम है ना, एक ही नदी है मगर इसका
नाम हर जगह अलग अलग है। तो वही पूछ रहा है ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, है ना? तो संगप्पो नाम से जानते हैं। बी नंबर आंसर ठीक है। संगप्पो नदी को नाम से जानते हैं किसको? तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को, है ना? याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी को संगप्पो नाम से जानते हैं। तिब्बत में से देखिए संगप्पो नाम से जानते हैं तिब्बती भाषा में। त्यांगसप्पो का अर्थ है शुद्ध करने वाला, पूछा जा सकता है तो याद कर सकते हैं। तीसरा फिर अरुणाचल में जब भारत में आता है तो इसे देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जब भारत में इंटर करता है तो क्या नाम से जानते हैं इसको? दिहांग, है ना? दिहांग भी बोल सकते हैं, दिहांग, है ना? ये असम में फिर आता है तब इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। अब बांग्लादेश में फिर जाता है तो इसे जमुना नाम से जानते हैं, जो भारत का यमुना नदी से अलग है ना? भारत बांग्लादेश में देखिए ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं? जमुना। यमुना नदी अलग है, जमुना अलग है, ठीक ना? तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना, असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल में दिहांग और तिब्बत में संगप्पो। देख रहे एक ही नदी अलग अलग जगह, तो याद कर लीजिएगा अलग अलग नाम है ना, अलग अलग जगह नाम है। लाइन लगा देते हैं आपको इस नाम से, कहाँ कहाँ के जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए तिब्बत में संगप्पो, अरुणाचल में दिहांग, ब्रह्मपुत्रा असम में बोलते हैं, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, यमुना नहीं जमुना। सात छठा देखिए, सात छठा हो गया। सातवां, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? कृत्रिम झील मतलब एक होता है प्राकृतिक झील, एक होता है आदमी द्वारा, तो उसी को कृत्रिम आर्टिफिशियल बोलते हैं। मतलब इस झील को क्या बनाया है? आदमी बनाया है। जैसे कैसे गांव में देखते हैं पोखर बना देता है ना नदी, आदमी कोड़ कोड़ कर गड्ढा करके, तो वैसे ही ये जो झील है क्या बनाया है? भगवान ने बनाया, प्राकृतिक नहीं बनाया, इसको क्या बनाया? आदमी बनाया है। तो बताइए, हट जाते हैं, ए बी सी डी कौन है इसमें? तो इसमें से गोविंद सागर, है ना? ये सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, मतलब आदमी द्वारा इसको बनाया गया है। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, है ना? देखिए गोविंद सागर झील है ना? यह हिमाचल प्रदेश में, जगह भी पूछ सकता है, कि बिलासपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण सतलज नदी है ना, उस पर किया गया है। किसका? गोविंद सरोवर पंथ का जो भी है ना झील, गोविंद सरोवर झील को किस पर है? सतलज नदी पर बनाया गया है, भाखड़ा बांध पर, है ना? यह एक जलाशय है। इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसको गोविंद सागर बोलते हैं। ये कृत्रिम झील है, याद कर लीजिएगा जो जो इसमें है। भाखड़ा नालंग पर यह बनाया गया डैम पर। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भारत में बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य में एक तरह से जीव चिड़ियाघर बोल सकते हैं। कुछ क्षेत्र होता है बड़ा सा, वहाँ जीव जंतु रहते हैं, जंगली शेर बाघ जो भी हो सकता है, जैसा क्षेत्र उसके अनुसार रहते हैं जीव जंतु वहाँ पर। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, कहाँ है बताइए? तो 8 नंबर, साइड हट जाते हैं, राजस्थान में है। सरिस्का राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। सरिस्का वन्यजीव कहाँ पर है? राजस्थान में है। सरिस्का को एक टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, मतलब यहाँ बाघों को संरक्षित बचाने का काम किया जाता है। आबादी तेंदुआ, नीलगाय और विभिन्न पक्षियों के लिए, और भी वो बाघ ही नहीं, बाघ के अलावा देखिए बाघ तेंदुआ भी है, नीलगाय भी, ये भी यहाँ में रखा जाता है। इसे 1955 में बनाया गया था ना, घोषित किया गया था, और 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि बाघ की जनसंख्या देख रहे हैं कितना कम रहा है भारत में। 9 नंबर देखिए, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई? यूनेस्को एक संस्था है, वो हर देश में जो जो वैसा पॉइंट रहता है ना, वैसा पॉइंट मतलब वैसा क्षेत्र जगह, तो उसको एक मान्यता दे देता है ताकि वो संरक्षित रहे, उसका वैल्यू और बढ़ जाता है, टूरिस्ट बढ़ जाता है, जो यहाँ मान्यता दे देता है ये एक संस्था।
तो भारत बोर्ड कितने जैवमंडल को मतलब कितने संख्या में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? 12, 18, 15, 20। इसका आंसर है 12, है ना। 12 वैसे क्षेत्र जैवमंडल उसको आरक्षित मतलब रिजर्व, वहां पर आदमी कोई नहीं जा सकता, जीव जंतु पेड़ पौधे रहेंगे, वैसे 12 संख्या में है। देखिए हालांकि नए सूत्र से संख्या 13 हो गई है, अभी का डाटा में देखिएगा तो 13 हो गई है, ठीक है। लेकिन आपके विकल्प मतलब जो वहां पर ऑप्शन दिया गया था उसमें के अनुसार क्या होगा, 13 है, ठीक ना। तो हाँ ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा दिमाग लगेगा, 13 रहेगा तो 13 को दे दीजिएगा, 12 रहेगा तो 12 को दे देना है, तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार दीजिएगा, है ना। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी, दरभंगा, सागर, रोहतास। तो ये तो पता ही होगा, बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। बागमती कहाँ है? सीतामढ़ी में बनाया गया है ना। बागमती परियोजना बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में स्थित है, बागमती नदी पर है, ठीक ना। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों के बड़े क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करना और बाढ़ नियंत्रण करना, इसीलिए बागमती परियोजना को बनाया गया था। 11 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? मोनाजाइट एक धातु है ना, बहुत सारे धातु, तो ऐसा एक मत समझ लीजिए, मोनाजाइट एक धातु है। तो वो सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए कहाँ पाया जाता है? प्रचुरता में पाया जाता है। मोनाजाइट एक धातु है, किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना। तो यहाँ पर हर राज्य में पाया जाता है, मगर मुख्य रूप से ज्यादा किस तटीय क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केरल, समझ रहे हैं ना। सभी राज्य में मिलता है, आंध्र, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। ऑप्शन ही इसका गलत दे दिया है ना। तो आंसर के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? केरल में सबसे ज्यादा प्रचुरता में पाया जाता है ना। मुख्य रूप से कहाँ है? केरल के तटीय रेत में पाया जाता है प्रचुरता में। और भी देखते हैं ये सब, है ना। और भी जगह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा में भी पाया जाता है, केरल में भी पाया जाता है, मगर केरल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है मोनाजाइट। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक में भी तुरंत पढ़े थे, वह डिगबोई हो जाएगा, और क्या 1889 में बना था, असम में, है ना। डिगबोई क्या है? सबसे पुराना है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधन इकाई है ये डिगबोई। देख लीजिए, डिगबोई तेल शोधन इकाई रिफाइनरी असम में है। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। इसे अक्सर भारत में तेल उद्योग का जन्म स्थान कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर 1889 में एशिया का पहला तेल कुआं भी खोदा गया था। 1889 में संचालन। वर्तमान में यह इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन करते, इंडियन ऑयल है ना, उसके अंदर ये काम करता है, उसके लिए तेल शोधन का काम करता है। क्योंकि तेल जब नीचे निकलता है धरती से तो कैसा होता है, देखते हैं, कादो कीचड़ एकदम, है ना, कीचड़ उस तरह से होता है। उसको लाकर रिफाइन किया जाता है, तो उससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, बहुत सारा चीज बनाया जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, जैव, नवीकरणीय, अजैव। इसमें बताना पड़ेगा, तो ये नंबर हो जाएगा अनवीकरणीय। मतलब कोयला एक बार जल जाता था, दोबारा मिलने में हमको फिर लाखों करोड़ों साल लगेगा। कोयला, है ना, पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारे वैसे साधन है जो जल जाने के बाद हमको पुनः प्राप्त नहीं हुआ, एक बार जल गया काम खत्म उसका। जैव हो गया जीव जंतु, अजैव हो गया निर्जीव चीज हो जाएगा। नवीकरणीय जो दोबारा, जैसे सूरज की रोशनी है ना, वो दोबारा मिल जाएगा, एक दिन बादल भी रहेगा तो दोबारा आ जाएगा ना। मगर कोयला क्या हुआ, जल जाएगा तो काम खत्म, तो आंसर ए हो जाएगा, अनवीकरणीय है। 15 सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानव कृत, सूर्य भगवान को मानव बनाया नहीं। पुनः पूर्ति योग, मतलब दोबारा मिल जाएगा। अजैव, अचक्रीय, तो नहीं, इसका बी हो जाएगा। देखते कितना बार पूछा गया ये। सौर ऊर्जा कैसा है? पुनः पूर्ति योग, मतलब
सूरज भगवान रोज उगते हैं ना, तो देखते हैं सौर से आज सौर प्लेट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हर आदमी आजकल लगा रहा है जिसके पास पैसे हैं। 16 नंबर, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? मतलब जैसे ये भारत का नक्शा मान लीजिए, तो समुद्र है ना, देखिए इधर पानी 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 है ना, इधर इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर हो गया। तो बोल रहा है कितने क्षेत्र तक समुद्री सीमा है ना, यहाँ से इधर किलोमीटर तक वो भारत का कहलाएगा। उसमें कोई एंट्री लेवल से पहले भारत से पूछेगा। जैसे आप ही का घर होता है तो घुसने से पहले ढकढका के पूछता है ना कि घर आए, अंदर में कोई है, कोई बाहर बुलाता तो नहीं ढकढकाता, इजाजत लेता है ना, अनुमति। तो वैसे ही है ना, पूछ रहा है कि भारत का जो जलीय क्षेत्र है उसमें कितना किलोमीटर भारत का क्षेत्र कहलाएगा, वो जल वाला भी क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आंसर की बताइए, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250, नहीं 200 किलोमीटर। मतलब ये जो है ना, इसे नक्शा है भारत का, तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक क्या होता है, इधर भी है ना, 200 किलोमीटर तक जो जलीय क्षेत्र क्या होता है उस देश का, हर देश, भारत में भी हर देश में उसी का जो जिसके किनारे समुद्र 200 किलोमीटर तक उसका होगा। अपवर्जक क्षेत्र उसको बोले जाते हैं, है ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको ईईजेड होता है। यह सीमा कितना का 200 होता है, ठीक ना, मील, लगभग 370 किलोमीटर। यहाँ देखिए गलत लिख दिया था, यहाँ समुद्र 200 मील होता है, किलोमीटर नहीं, 200 मील है ना, MIL नहीं होगा यहाँ, किलोमीटर का जगह पर क्या होना चाहिए था, मील होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मील, 200 नॉटिकल मील तक होना चाहिए था। उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 370 किलोमीटर हो जाएगा। इस क्षेत्र के भीतर तटीय क्षेत्र में जो भी संसाधन होगा ना वो उसी देश का हो जाएगा, खोज करेगा, सब चीज करेगा, उसी देश का होगा। मतलब ये भारत का नक्शा हो गया, तो 200 नॉटिकल मील तक क्या हो जाएगा, वो भारत का क्षेत्र हो जाएगा। इधर भी है ना, 200 नॉटिकल मील, जितना भी चीज मिलेगा उसी देश का कहलाएगा, यहाँ का अधिकार होगा। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध इसमें से है, मतलब संसाधन को कैसे डाकू की करता, कुछ लूट मार है ना, छीन छोड़। संसाधन का संग्रहण नहीं, वो संसाधन का संग्रहण करेगा कहीं ना, संसाधन के विदोहन से, है ना, बी नंबर हो जाएगा आंसर। मतलब डाकू कोई चीज कैसे करता है, लूटपाट करता है, तो संसाधन का विदोहन मतलब क्या हुआ, कैसे आजकल बड़े बड़े जो फैक्ट्री हैं वो सब क्या करते हैं, देखते हैं सामान को अंधाधुंध बनाते हैं, तो बनाते तो कहीं लाते हैं भी, तो अंधाधुंध खोद खाद के धरती से, तो विदोहन से, है ना, अंधाधुंध अनुयोजित उपयोग दर, जिससे संसाधन का अनावश्यक क्षरण होता है। डाकू के अनुसार यह क्या है, प्राकृतिक संसाधन भविष्य की परवाह किए बगैर अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से क्या है, निकाल के यूज करना ही डाकू से रिलेटेड बताया गया है। 18 नंबर देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित है? नॉटिकल माइल में बोल रहा है, किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के, ये भी याद रखिएगा, अलग अलग क्षेत्र, वो था इकोनॉमिक जोन और ये है राजनैतिक सीमा, तो 12 किलोमीटर, सी आंसर हो जाएगा इसका ना। उतना क्षेत्र क्या होगा, संपदा देश का ही होगा वो, है ना। देखिए 12 समुद्री मील, MILE होता है मील, ठीक ना, MILE। यहाँ भी किलोमीटर ही दे दिया, यहाँ मील होना चाहिए था, MILE, माइल उसको बोलते हैं। उधर भी 200 नॉटिकल माइल इकोनॉमिक जोन, है ना, 12 समुद्री मील। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, जैव, नवीकरणीय, अजैव? तो इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं। 19 नंबर, अनवीकरणीय, कोयला पेट्रोल कैसा है, एक बार जलाएंगे काम खत्म। पेट्रोल डीजल हो गया ना, किरोसिन, ये सब क्या है, जलाएंगे काम खत्म। अनवीकरणीय है ना, मतलब एक बार चल गया काम खत्म, बुझा के बाद दोबारा बनने में फिर कब होगा पता नहीं चलेगा, हजारों साल करोड़ों साल कितना लगेगा टाइम आदमी को मालूम ही नहीं है, वो सब लगभग लगा के बोलेगा, एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है, करोड़ों साल इसे बोल देगा लगभग लगेगा। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है इसमें, पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़? डी नंबर, जलोढ़।
सबसे ज्यादा उपजाऊ है कौन है? जलोढ़ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों के द्वारा लाया जाता है, जमा किया जाता है। इसमें देखते हैं पोटास, फास्फोरस, चूना, है ना, लाइम जैसे महत्वपूर्ण पोषक मात्रा होते हैं। तो ये क्या होगा? मिट्टी उपजाऊ ही होगा। खाद की जब पहले से यह मिट्टी आमतौर पर नई खादड़ और पुरानी बांगर, याद रखिएगा, आमतौर पर नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़, पुरानी को बांगर दोनों रूप में पाया जाता है ना, पीछे पढ़ा दिए हैं। नई जलोढ़ खादड़ मिट्टी प्रतिवर्ष नदियों द्वारा नवीन होने के कारण और उपजाऊ हो जाता है। नदी हर साल नया मिट्टी लाता है उसमें। काली मृदा का दूसरा क्या नाम इसमें से? बलुई, रेगुड़, साल, पर्वतीय। काली मिट्टी, मृदा में ना मिट्टी, दूसरा नाम बताना इसका। तो क्या है? रेगुड़ नाम है। पीछे पढ़े थे, बोले एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार उलट पलट के बहुत सारा बार पूछता है। तो काली मृदा को रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। देखते कितना बार पूछा गया है ना। काली मृदा को ही रेगुड़ मृदा बोलते हैं। ये बहुत उपजाऊ होता है ना। कपास की खेती के लिए और भी बहुत सारे खेती के लिए क्या है, ये बहुत सारे उपयोगी। ये देखिए मिट्टी कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। विशेषता इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसमें लोहा, है ना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और चूने की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इस कारण मिट्टी क्या होता है? बहुत उपजाऊ होती है ये। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट जल्द ही मिल जाएगा। इस पहला चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव का। पहले ऑब्जेक्टिव जितना भी है ना पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो छोटा होता है, कम भी पूछा है। ऑब्जेक्टिव देखते 50% है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने का कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में।